जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। भारत की राजनीति में खतरनाक ट्रेंड शुरू हो चुका है। इसे आपको जानना चाहिए और आपको आज यही बताएंगे। यह खतरा भारतीय राजनीति से गायब होते वैचारिक मतभेद से पैदा हुआ है। भ्रष्टाचार का मामला हो या फिर एफडीआई का मसला हो, आर्थिक नीति हो या विदेश नीति, अमेरिका के साथ रिश्ते की बात हो या फिर इजराइल से हथियारों का सौदा, देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां एक साथ नजर आती हैं। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही एक दूसरे की बी टीम बन गई हैं। यही वजह है कि लोकसभा और राज्यसभा में बहस कम होती है और हंगामा ज्यादा। जब वोटिंग होती है तो दूसरी पार्टियों को मजबूरन गठबंधन धर्म का पालन करना होता है, क्योंकि इससे दूसरी पार्टियों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। दूसरी पार्टियों का तो नुकसान होता ही है, साथ ही भारत की डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। एक उदाहरण देता हूं, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की यूपीए में शामिल होने के बाद ममता बनर्जी को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। ममता बनर्जी जमीनी स्तर की राजनीति करती हैं। जब वो विपक्ष में थी तो किसानों के हक के लिए पूरे पश्चिम बंगाल में आंदोलन उन्होंने खड़ा किया था। अकलियतों और मजदूरों को भी ममता से आशाएं हैं, लेकिन यूपीए में शामिल होने की वजह से ममता बनर्जी को वो सब करने में मुश्किल आती है, वो नहीं कर पाती जो वो करना चाहती हैं। भारत की राजनीति में ये समुद्र मंथन का वक्त है। एक तरफ इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाने वाली केंद्र की सरकार है, तो दूसरी तरफ किसानों के हक के लिए लड़ने वाली बंगाल की दीदी है। एक तरफ जनता के साथ मिलकर जमीन पर राजनीति करने वाले बेदाग छवि वाली मास लीडर है, तो दूसरी तरफ दिल्ली के मंत्रालयों में बैठे देश के वकील हैं, जिन्होंने गरीबों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, किसान और मजदूरों को भुला दिया है। फिर भी वो क्या मजबूरी है कि दोनों साथ साथ यूपीए गठबंधन में हैं। कांग्रेस गठबंधन की विचारधारा और ममता के तेवर का अंतर इतना गहरा है कि कभी पेट्रोल के दाम पर, कभी रिटेल में एफडीआई पर, तो कभी लोकपाल कानून या फिर तीस्ता जल बंटवारे का मामला हो, ममता का सामना कांग्रेस पार्टी से हो जाता है। दोनों पार्टियों में इतना मतभेद है कि ममता ने इंदिरा भवन का नाम ही बदल दिया। हर बार तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ने कांग्रेस को पीछे हटने पर मजबूर किया, लेकिन सवाल ये है कि ये कब तक चलता रहेगा। अब तो ममता बनर्जी ने यूपी में अकेले चुनाव में उतरने का ऐलान भी कर दिया। तृणमूल और कांग्रेस के बीच खटास यहाँ तक पहुँच गई है कि दोनों एक दूसरे को नया सहयोगी तलाशने की नसीहत तक दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रदर्शनों और बयानों के जवाब में कोलकाता की सड़क पर तृणमूल के समर्थक भी उतर आए। तृणमूल लीडरों ने साफ कर दिया कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है और कांग्रेस चाहे तो गठबंधन से बाहर निकल सकती है। सवाल ये उठता है कि यूपीए गठबंधन में कांग्रेस की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी का ऐसा रुख क्यों है। ममता बनर्जी का मानना है कि इंदिरा भवन में नजरुल की स्मृति में संग्रहालय खोलने पर कांग्रेस को आपत्ति क्यों है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को लगता है कि वो माकपा के साथ जा सकती है तो वह ऐसा कर सकती है, उसके लिए दरवाजा खुला है। अगर कांग्रेस माकपा के साथ काम करती है तो वो तृणमूल कांग्रेस के साथ काम नहीं करेगी। तृणमूल कांग्रेस अकेले चल सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसलिए भी चिंतित है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस उत्तर प्रदेश और मणिपुर के विधानसभा चुनावों में अकेले लड़ने का फैसला किया। सवाल है कि ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बने हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं, फिर भी वो कांग्रेस और केंद्र सरकार से दो दो हाथ करने का साहस कैसे जुटा पाती है। ममता बनर्जी को ये भनक लग चुकी थी कि कांग्रेस उसे किनारे लगा सकती है और समाजवादी पार्टी को सरकार में शामिल कर सकती है। अब तृणमूल और कांग्रेस के बीच संबंध सुधर भी जाएं तो पहले वाली बात नहीं रहेगी और अब तो सबको यूपी चुनाव के बीतने का इंतजार रहेगा, क्योंकि इसके नतीजे ही यूपीए की शक्ल और सूरत के साथ कांग्रेस और तृणमूल के बीच के रिश्ते को तय करेगी। ममता बनर्जी के सामने कई चुनौतियां हैं। एक तो उन्हें पश्चिम बंगाल का कायाकल्प करना है, लेकिन आज पूरा देश उनकी तरफ देख रहा है। केंद्र सरकार की नीतियां किसी भी मायने में जनता के हक में नहीं है। लोगों की नजर में केंद्र सरकार भ्रष्टाचार का केंद्र जैसा बन गई है। मंत्रियों पर घोटाले करने से
महंगाई बढ़ाने तक के आरोप लगे हुए हैं। और जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल कानून बनाया जाता है तो इसमें ममता बनर्जी से कोई पूछता तक नहीं है, और जब वो इसका विरोध करती हैं तो उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। पेट्रोल के दाम जब बढ़ते हैं या महंगाई को लेकर जब वो विरोध करती हैं, तब भी उन्हीं पर यह इल्जाम लगता है कि वो गठबंधन धर्म का पालन नहीं करती हैं। जिन महापुरुषों ने संविधान बनाया, उन्होंने भारत को एक मल्टी पार्टी सिस्टम का रूप दिया। मतलब ये कि अलग अलग राजनीतिक दलों और विचारधाराओं को जगह मिल सके। अब सरकार बजट लाने वाली है। इस बजट की रूपरेखा क्या होगी, ये कौन तय करेगा? मनमोहन सिंह और उनके अर्थशास्त्री मित्रों की टोली, जिनका उद्देश्य उद्योगपतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फायदा पहुंचाना है। अगर सरकार उग्र रूप से आर्थिक सुधार को लागू करती है तो ममता बनर्जी क्या करेंगे? वो गठबंधन धर्म निभाएंगे या फिर जनता के साथ खड़ी होंगे? ये फैसला तो ममता बनर्जी को ही करना है। लेकिन फिलहाल हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी की पिछलग्गू बनकर जनता दल यूनाइटेड ने क्या खोया और क्या पाया। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। हम आपको बता रहे हैं गठबंधन के इस दौर में हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी किस तरह वैचारिक एकाधिकार के चंगुल में फंस गई है। कहने का मतलब यह कि देश की राजनीति ऐसी राह पर चल पड़ी है जहां सरकार किसी भी पार्टी की बने, लेकिन नीतियां नहीं बदलती, सिर्फ मंत्रियों के चेहरे बदल जाते हैं। हकीकत यह है कि केंद्र की सत्ता दो ऐसी राजनीतिक धुरियों में सिमट गई है जिसका चाल, चरित्र और चेहरा बिल्कुल एक जैसा है। यही वजह है कि सरकार किसी भी गठबंधन की हो, जनता को इन दोनों से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखते हैं तो एक आशा जगती है। एक ईमानदार नेता नजर आता है, जनता के लिए कुछ करने का जज्बा दिखाई देता है। बिहार में वो परिवर्तन की मिसाल कायम कर रहे हैं। कहीं फेल भी होते हैं, लेकिन जनता अभी भी इस आशा में है कि नीतीश के जरिए शायद बिहार का भविष्य बदले। नीतीश कुमार समाज विकास के साथ साथ आर्थिक विकास का नारा बुलंद करते दिखाई देते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारे को बढ़ाने वाले एक नेता नजर आते हैं। शरद यादव जब संसद में बोलते हैं तो लगता है कि लोकसभा में ऐसा नेता आज भी बचा है जो गरीबों की तरफ से बोलता है, गरीबों के लिए बोलता है, जो किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहता है। ये दोनों लोहिया और जयप्रकाश की चिंता और परंपरा को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन जब केंद्र की सत्ता में इनकी भागीदारी पर नजर डालते हैं तो मायूसी होती है। भारतीय जनता पार्टी इनका इस्तेमाल तो करती है, लेकिन देश के फैसले में उनकी राय नहीं लेती। दोनों ही नेता एनडीए गठबंधन के मुख्य किरदार हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि बिहार के बाहर भारतीय जनता पार्टी के लिए जेडीयू की कोई अहमियत नहीं है। जब चाहती है लात मारकर बाहर का रास्ता दिखा देती है। आखिरकार उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा जदयू का बरसों पुराना गठबंधन टूट गया। एनडीए के संयोजक और जदयू अध्यक्ष शरद यादव ने पार्टी की ओर से 32 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करते हुए साफ कर दिया कि उनकी पार्टी प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और नोट करने वाली बात यह है कि नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के चुनावों में प्रचार करने का ऐलान किया है। मतलब यह है कि एक तरफ बीजेपी से नरेंद्र मोदी प्रचार करेंगे तो दोनों का आमना सामना होना तय है। जदयू से भट्टा परसौल और टप्पल में किसान आंदोलन के कारण जेल में बंद किसान नेता मनवीर तेवतिया को भी जेवर से मैदान में उतारा गया है। गन्नौर से भाजपा का टिकट लौटा चुके राजेश यादव को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि शरद यादव कह रहे हैं कि वो बाबूलाल कुशवाहा और बादशाह सिंह को भाजपा में शामिल किए जाने से बेहद नाराज हैं, इसलिए उनकी पार्टी ने यूपी में अपनी अलग राह चुनी है।
वैसे देखा जाए तो भाजपा समेत दूसरी पार्टियों से टिकट पाने में असफल रहे मजबूत नेताओं को जदयू से टिकट देने का बड़ा खेल इस बार लखनऊ में होगा। जेडीयू को उम्मीद है कि बिहार में नीतीश सरकार के सुशासन के बल पर उसे पूर्वांचल की कुछ सीटों पर कामयाबी मिल सकती है। पार्टी का मानना है कि नीतीश का असर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश पर भी जरूर पड़ेगा। प्रदेश में भाजपा के साथ सीटों को लेकर बात न बनने पर जेडीयू ने यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। दरअसल जेडीयू उत्तर प्रदेश में भाजपा से 55 सीटें मांग रही थी, लेकिन बीजेपी उसे 35 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं थी। दोनों पार्टियां अपनी जिद पर कायम रही और अंततः यूपी में जदयू ने अपने लिए अलग रास्ता चुन लिया। वैसे तो जेडीयू का उत्तर प्रदेश में खास वजूद नहीं है, लेकिन चुनाव में अकेले उतरने की पार्टी के फैसले के बाद भाजपा के वोट में सेंधमारी होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे सोनेलाल पटेल के निधन के बाद उनकी पार्टी अपना दल ने जेडीयू में विलय कर लिया। पूर्वांचल में अपना दल के साथ कुर्मी समुदाय का जुड़ाव था। नीतीश कुमार खुद कुर्मी बिरादरी से हैं, लिहाजा उत्तर प्रदेश के कुर्मी बहुल इलाकों में जेडीयू ने खास रूपरेखा बनाई है। एनडीए गठबंधन भी यूपीए की तरफ एक तनाव की स्थिति से गुजर रही है। वैचारिक मतभेद और एक दूसरे पार्टी के नेताओं को नीचा दिखाने का दौर यहाँ भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में रहती है तो उसकी आर्थिक नीति कांग्रेस की आर्थिक नीति से अलग नहीं होती। सरकार चलाने का अंदाज कांग्रेस और बीजेपी का एक जैसा ही है। सवाल नीतीश कुमार के लिए है कि क्या वो उन नीतियों को समर्थन करेंगे जिसका वो विरोध करते रहे हैं। अब आपको एक कमाल की बात बताएं। एक जमाना था जब भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान की सियासत में अछूत माना जाता था। खासकर बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के बाद से तो हर पार्टी बीजेपी से दूर ही रही। माहौल ऐसा था कि जब तक बीजेपी पूर्ण बहुमत लेकर नहीं आती तब तक वो सत्ता से बाहर ही रहती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास उस वक्त भी ऐसा नेता नहीं था और आज भी ऐसा नेता नहीं है जो दूसरी पार्टियों से बात करके कोई कारगर गठबंधन बना सके। और अटल जी के बाद तो ये संभावना भी खत्म हो गई है। पहली बार जब बीजेपी केंद्र की सत्ता में आई तो उसके सूत्रधार जॉर्ज फर्नांडिस थे। वो उस वक्त समता पार्टी में थे, जिसे आज की जेडीयू कह सकते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि एनडीए गठबंधन का कन्वीनर हमेशा जनता दल यूनाइटेड के ही नेता रहे। जब पहली बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनी तब सरकार बनने से लेकर सरकार चलाने तक जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के हर मुसीबत को हल करने में संकट मोचक का रोल प्ले किया। वो आजकल बीमार हैं, लेकिन उनकी जगह शरद यादव बखूबी ये भूमिका निभा रहे हैं। समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है। एक हिंदुत्व पार्टी है तो दूसरी सोशलिस्ट समाजवादी विचारधारा रखती है। सरकार के अहम फैसले में जिस तरह यूपीए गठबंधन में ममता बनर्जी और दूसरी पार्टियों की विचारधारा गौण हो गई है, वही हाल एनडीए में नीतीश कुमार और शरद यादव का भी होता है। वैसे भारतीय जनता पार्टी अवसरवादिता का अनोखा उदाहरण भी है। सत्ता में आने के लिए अपने सारे मूल मुद्दों और विचारधारा को तिलांजलि एक झटके में उसने दे दी। क्या देश के सारे राजनीतिक दल भी बीजेपी की तरह अवसरवादी बन जाएंगे? क्या मूल्यों और विचारधारा की राजनीति खत्म हो जाएगी या खत्म हो गई है? क्या ममता बनर्जी और नीतीश कुमार ऐसी राजनीति करना चाहते हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब ममता बनर्जी और नीतीश कुमार को, साथ ही शरद यादव को भी देना है और देश की जनता को भी इन्हें परखना है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि देश में प्रो पीपुल डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, जनाभिमुख लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, इसका तरीका क्या है। बस थोड़ा सा इंतजार, अभी वापस लौटते हैं।
ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। आज हम आपको यूपीए गठबंधन में ममता बनर्जी और एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार की परेशानियों को दिखा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह देश में सरकारें बदल जाती हैं लेकिन नीतियां नहीं बदलती। यूपीए की नीतियों में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दखल बिल्कुल नहीं है और एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार और शरद यादव की कोई नहीं सुनता। इसकी वजह साफ है, केंद्र सरकार की सत्ता की चाबी उद्योगपतियों और बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथ में है। जो भी नीतियां बनती हैं उसमें इनके लाभ को सुनिश्चित पहले ही कर दिया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार के नुमाइंदे घोटाला करने से भी नहीं चूकते। अब सवाल यह है कि क्या भविष्य में भारत में ऐसी कोई सरकार बन सकती है जो देश के दलितों, गरीबों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, किसानों और मजदूरों की समस्याओं को सर्वाधिक प्राथमिकता दे? और इसमें ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की क्या भूमिका हो सकती है, ये जानना बहुत दिलचस्प है कि क्या इनकी कोई भूमिका हो भी सकती है। जब से देश में नव उदारवाद की नीति लागू की गई, तब से राजनीति की दशा और दिशा बदल गई। भारत की राजनीति दो धड़ों में बंट गई है। एक तरफ वो खड़े हैं जो राजनीति को महज सत्ता पाने का जरिया समझते हैं और दूसरी तरफ वो हैं जो राजनीति को सामाजिक और आर्थिक विकास का जरिया मानते हैं। एक तरफ केंद्र की सरकार है, दूसरी तरफ संविधान की भावना है। पिछले 20 सालों में केंद्र में जिस किसी गठबंधन की सरकार बनी, उन्होंने संविधान की आत्मा को ही दरकिनार कर दिया। देश चलाने वालों के सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता गरीब, पिछड़ों, किसान और मजदूरों के विकास के जरिए आर्थिक विकास का रास्ता, और दूसरा देश के उद्योगपतियों और विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाकर आंकड़ों का मायाजाल बिछाना और विकास का भ्रम फैलाना। हैरानी इस बात की है कि पिछले 20 सालों से केंद्र की सरकारों ने दूसरा रास्ता अपनाया है। यही वजह है कि देश में आदिवासियों को जमीन से बेदखल किया जाता है। किसानों के खेत कम कीमत में खरीदकर बिल्डरों को बेच दिए जाते हैं। कभी SEZ तो कभी डैम या न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम पर गरीब किसानों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया जाता है। सवाल ये है कि ये विकास का कैसा मॉडल है और इससे किसका विकास होगा? आंकड़े बताते हैं कि पिछले 20 सालों में गरीब पहले से ज्यादा गरीब और अमीर पहले से कई गुना ज्यादा अमीर हो गए हैं। यूपीए और एनडीए की गठबंधन सरकार ने देश की जनता को यही तोहफा दिया है। यही देश की डेमोक्रेसी के सामने सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे माहौल में ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जैसे मास लीडरों का दायित्व बढ़ जाता है। एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी है तो दूसरी तरफ ममता और नीतीश खड़े हैं। इनके बीच की लड़ाई आने वाले समय में और भी तेज होगी, क्योंकि ममता और नीतीश कुमार जैसे नेता और उनकी राजनीति संविधान में बताए मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो सामाजिक विकास के रास्ते आर्थिक विकास, समानता और बराबरी की राजनीति करते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी है जो राजनीति को महज सत्ता पाने का जरिया समझते हैं। सवाल ये है कि अगर देश में प्रजातंत्र को जीवंत बनाना है तो क्या ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जैसे नेता एक साथ मिलकर सामाजिक विकास की राजनीति को मजबूत करेंगे, संविधान की भावनाओं को सरकारी नीतियों में शामिल करेंगे, या फिर कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों के साथ मिलकर एक मूक दर्शक बने रहेंगे? आपने देखा आप और हम कितनी बड़ी परेशानी में फंस गए हैं। हमने जिन्हें सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी या जो बड़ी पार्टियां सरकार बनाने का दावा करती हैं, वो लगभग सारी आशाओं को तिलांजलि दे चुकी हैं। उन्होंने हमें ये बता दिया है कि चाहे कुछ हो, एक सांपनाथ रहेगा, एक नागनाथ रहेगा। वो जनता के लिए कुछ नहीं करेंगे, न भाषा में और न कर्म में। कौन करेगा? दो छोटी पार्टियां हैं, एक बंगाल की तृणमूल जिसकी नेता ममता बनर्जी और दूसरी बिहार की जेडीयू जिसके नेता नीतीश कुमार और शरद यादव हैं। शायद ये दोनों अकेले नेता इस समय बचे हैं वामपंथियों के अलावा जो अभी भी अपनी भाषा में जनता, गरीबी, बेरोजगारी, समानता, सपने, जनता का आंदोलन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और ये शब्द भारतीय राजनीति में यही दोनों जिंदा रखे हुए हैं। क्या इन दोनों से ये आशा की जाए
कि भारत की राजनीति को जनता के सहयोग से बदलने में ये अपना ऐतिहासिक दायित्व निभाएंगे। अगर ये ऐतिहासिक दायित्व निभाते हैं तो शायद इस देश का कुछ भला हो। और जब मैं देश कहता हूं तो देश का मतलब इस देश के गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान और वो सारे लोग जिनको इस देश का 70% कहते हैं, उनसे मतलब है। उनका कुछ भला हो, एक नया देश बने। आशा बहुत कम है, लेकिन फिर भी अंधेरे में दो टिमटिमाते दिए हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर ये कुछ करेंगे भला होगा, नहीं करेंगे तो अब तक इस देश के आम आदमी ने बहुत धैर्य रखा है। उसने दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह अराजकता नहीं फैलाई, उसने दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह हथियार हाथ में नहीं उठाए, उसने दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह तोड़फोड़ नहीं की। उस जनता को इन दोनों टिमटिमाते दियों के सहारे की तलाश है, ताकि इस देश में फिर से भूखे पेट को रोटी और बेकार हाथों को काम मिल सके और बुझी बेरौनक हुई आंखों को रोशनी मिल सके। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? आप अपनी राय दे सकते हैं feedback.dotook@gmail.com पर।